प्रचलित पवने मतलब जिसे हम परमानेंट विंड के नाम से भी जानते हैं, ये ऐसी पवने होती हैं कि इनकी जो दिशा है वो साल भर, वर्ष भर एक ही रूप में बनी रहती है। एक बहुत बढ़िया फैक्टर रहता है कि ठंड में जो पृथ्वी है वो अपने अंदर की ऊर्जा को वायुमंडल में छोड़ देती है। याद है, इसे हमने कहा था एल्बिडो इफेक्ट। और जैसे ये प्रवाह ये ढलान से ऊपर की ओर जाता है, पर्वतीय ढलान, स्थानीय पवनें वो पवनें होती हैं जिनका प्रवाह जो है वो थोड़े समय के लिए होता है, मगर ये प्रभाविता बहुत ज्यादा लेकर आती हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दृष्टि के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं देवेंद्र सिंह यादव आपके लिए भूगोल से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आए हूं जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे आगामी परीक्षा के लिए। तो यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। विंड्स, पवने, हमारे लास्ट सेशन में यह टॉपिक रह गया था। वर्षण, प्रेसिपिटेशन और बादल, इन तीनों पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। सबसे पहले हम पवनों की बात करते हैं कि पवन क्या है। एक तरह के हवा के बहाव को ही हम पवन के रूप में देखते हैं। और हवा का बहाव ये कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए वायु दाब में जो विषमताएं रहती हैं उसी कारण हवा का प्रवाह बनता है, और इसी हवा के क्षैतिज प्रवाह को हम कहते हैं पवन। हवा का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो डायरेक्शन ऑफ विंड ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु का प्रवाह रहता है, आप याद रखेंगे। और जहां उच्च वायु दाब होता है वहां हमेशा तापमान आपको कैसे मिलेगा? कम। तापमान क्या होता है? कम। इसी तरह से जब हम निम्न वायुदाब की तरफ चलते हैं तो यहां तापमान क्या होगा? ज्यादा। तो देखते हैं पवनों की परिभाषा क्या है। पृथ्वी पर वायुमंडल की विषमताओं के कारण हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। क्षैतिज रूप से गतिशील इन हवाओं को पवने कहते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड इज नोन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। अब ये प्रवाह जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का काम करता है, मतलब जो ऊर्जा है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करता है। पवने जो हैं जलवायु को प्रभावित करती हैं, इनकी बहुत ही महत्ता है। आइए समझते हैं कि पवने कितने प्रकार की होती है, मतलब पवनों के वर्गीकरण को समझते हैं। पवनों को हमने तीन रूप से बांटा है: प्रचलित पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। प्रचलित पवने मतलब जिसे हम परमानेंट विंड के नाम से भी जानते हैं, ये ऐसी पवने होती हैं कि इनकी जो दिशा है वो साल भर, वर्ष भर एक ही रूप में बनी रहती है। मतलब व्यापारिक पवने इन्हीं का प्रकार है, पछुआ पवने भी इन्हीं का प्रकार है, और ध्रुवीय पवने भी प्रचलित पवनों का ही प्रकार है। व्यापारिक पवनों की बात करेंगे हम, तो आपको याद रखना है कि व्यापारिक पवनों का जो बहाव होता है वो 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है। मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में प्रभाविता किसकी रहेगी? व्यापारिक पवने, जिसे हम ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं, ट्रेड विंड। पछुआ पवने जिसे हम वेस्टरलाइज कहते हैं, वेस्टरलाइज विंड, ये 30 डिग्री अक्षांश से जो है 60 डिग्री अक्षांश, मतलब 30 डिग्री लैटिट्यूड से 60 डिग्री लैटिट्यूड के मध्य जो है आपको प्रवाहित होते हुए मिलेगी। ध्रुवीय पवने जिसे हम पोलर कहते हैं, पोलर विंड, आपको याद रखना है ये 60 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश की ओर बहती, 60 से बेटा 90 डिग्री अक्षांश पर। जब हम मौसमी पवनों की बात करते हैं, मौसमी पवनों की बात करते हैं, तो मौसमी पवनें वो पवनें होती हैं जिनकी दिशा जो है वो 6 माह के बाद बदल जाती है। मतलब मौसम में आने के बदलाव के कारण जो है दिशा में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब ये होती हैं 3 प्रकार की: मानसूनी जिसे हम मानसून विंड कहते हैं इंग्लिश में, स्थल और समुद्री समीर जिसे हम लैंड एंड सी ब्रीज के नाम से जानते हैं, और पर्वतीय और घाटीय समीर जिसे हम माउंटेन एंड
वैली ब्रीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये पवने 6 माह में, मतलब 6 माह में जो है दिशा में बदलाव कर लेती है, बदलाव करती हैं, ठीक है। या हम डे या नाइट की बात करें तो दिशा में बदलाव आ जाएगा। स्थानीय पवने, इन्हें हम लोकल विंड्स के नाम से जानते हैं बेटा, इन्हें हम लोकल विंड्स के नाम से जानते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती है, कोल्ड एंड वार्म, अर्थात ठंडी और गर्म स्थानीय पवने। ये स्थानीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, इनकी प्रभाविता तो बहुत ज्यादा होती है, मगर इनका ड्यूरेशन मतलब समय अंतराल जो है वो बहुत कम समय के लिए होता है, 15 दिन से लेकर 1 से 1.5 महीने के मध्य। आइए समझते हैं, सबसे पहले प्रचलित पवनों को देखते हैं। तो ये रहा प्रचलित पवनों से जुड़ा हुआ डायग्राम। देखिए, व्यापारिक पवने आपको दिख रही हैं 0 से 30 के मध्य, पछुआ पवने आपको दिख रही है 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य, और 60 से ऊपर आपको उत्तरी पवने दिख रही है। अब जब भी आपसे इनके बारे में या इस विषय पे पूछा जाता है तो देखिए, ये हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हो गई, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, सेम आपको नीचे की तरफ मिलेगा। 0 डिग्री अक्षांश बेटा, 30 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही आपको नीचे की तरफ भी मिलते हैं। अब जो व्यापारिक पवने होती हैं वो 0 से 30 के मध्य बह रही हैं। व्यापारिक पवने, व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, इसलिए नाम भी पड़ गया व्यापारिक पवने, ठीक है। जहाजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में आसानी होती थी। व्यापारिक पवने 0 से 30 डिग्री, ठीक है। इसके ऊपर चलते हैं तो पछुआ, और उसके ऊपर चलेंगे तो ध्रुवीय, ठीक है, ये याद रखेंगे। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने। अब आप एक बात यहां पर बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो दाब की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होगी और दक्षिणी गोलार्ध में जो दाब की स्थिति होगी उसमें थोड़ा अंतर रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हमें स्थलीय भाग ज्यादा मिलता है, तो इसलिए यहां पर तापमान ज्यादा होने की वजह से दाब की स्थिति उतनी नहीं बन पाती जितनी यहां बनती है। तो इस क्षेत्र में, मतलब दक्षिण गोलार्ध में आपको ज्यादा दाब मिलता है। क्या मिलेगा? ज्यादा दाब मिलेगा। अब दक्षिणी गोलार्ध की जब बात कर रहे हैं हम, तो आप देखिए कि यहीं पर हमने 34 डिग्री पर अश्व अक्षांश की बात करी। किसकी बात करी है? अश्व अक्षांश की बात करिए। इसे हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता था। मतलब व्यापारी गण जो यहां पर जहाज में अपना सामान ले जाते थे, जैसे ही इस स्थान पर पहुंचते थे, देखिए इसलिए मैंने आपको कहा कि दक्षिणी गोलार्ध में दाब ज्यादा होता है, क्योंकि यहां स्थल भाग कम है और जो जलीय भाग है वो ज्यादा, और जल ज्यादा ठंडा होता है स्थल के कंपैरिजन में। इस वजह से यहां पर ठंडक ज्यादा है तो दाब जो है वो ज्यादा रहेगा। ऊपर भी 34 डिग्री है, मगर वहां पर अश्व अक्षांश नहीं होती। अश्व अक्षांश आप देखेंगे, इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। और जब व्यापारी गण इस स्थान पर पहुंचते थे तो अधिक प्रेशर के कारण क्या होता था कि जहाज दबने लगते थे, डूबने का जो है खतरा रहता था। इसी वजह से अश्व को, मतलब घोड़ों को पानी में छोड़ दिया जाता था। जैसे अक्षांश को क्रॉस कर लेते थे उन्हें पुनः जहाज पे चढ़ा लिया जाता था। नाम पड़ गया अश्व अक्षांश। इसी के कारण आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे 40 डिग्री, इसको कहते हैं रॉरिंग 40s, अर्थात गुर्राता चालीसा या दहाड़ता चालीसा इसे नाम दिया गया है। यहां पछुआ पवनों की जो बहाव है वो इतना तेज होता है कि जिसके कारण आवाज हमें गुर्राने या दहाड़ने जैसी प्रतीत होती है। फिर और नीचे चलेंगे तो 50 डिग्री पर आपको मिलता है बेटा प्रचंड पचासा। यह भी पछुआ पवनों का ही नाम है। प्रचंड पचासा मतलब यहां पर जो गुर्राने की आवाज है वो और प्रचंड, मतलब इसे इंटेंस 50 का नाम दिया गया है। और जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहां आता है 60 डिग्री पर चीखता सहाटा।
चीखता सहाटा, मतलब यहां हवा की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि जैसे मानो हवा चीख रही हो। ठीक है, स्क्रीमिंग 60 इसे नाम दिया गया है। तो ये याद रखेंगे, ये पूछा गया था प्रीलिम्स में, तो ये आपको याद रखना है कि अश्वक्षांश, गुर्राता चालीसा, ठीक है, प्रचंड पचासा और चीखता सहाटा क्या है, तो आपको याद रखना है ये प्रचंड, ये सभी जो है ये पछुआ पवनों के नाम है। ओके, आइए आपको ले चलते हैं मौसमी पवने। अब मौसमी पवनों में पहले हम स्थल समीर और समुद्री समीर, मतलब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को समझते हैं। क्या स्थिति बनती है, हमने जैसे कहा कि मौसम के बदलने से जो है वायु की दिशा जो है बदल जाती है। देखेंगे, यह है हमारा स्थल भाग और ये जल वाला भाग है। सेम हम यहां पर भी बना लेते हैं, यह स्थल भाग और ये क्या है बेटा, जल वाला भाग है। अब आप देखेंगे कि जब ठंड रहती है और जब ग्रीष्म ऋतु रहती है, ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में जब तापमान क्या होता है बेटा, ज्यादा रहता है। ठीक है, अब तापमान कहां ज्यादा रहेगा, स्थलीय भाग का जो ताप है बेटा वो ज्यादा रहेगा। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, जलीय भाग से। तो ग्रीष्म ऋतु में जल का जो ताप है बेटा वो कम रहेगा और यहां दाब क्या होगा, ज्यादा। देखिए बहुत अच्छे से समझिए, जब ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं हम तो तापमान हमेशा ज्यादा रहता है। तो तापमान कंपेयर करें अगर हम जल और स्थल में, तो स्थलीय भाग ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू जो है वाटर बॉडी। अब यहां से उच्च दाब की वजह से जो है, अब यहां ताप ज्यादा है तो यहां दाब क्या होगा बेटा, कम। अब जो वायु प्रवाह रहेगा वो कैसा रहेगा, समुद्र से स्थल की ओर। वायु प्रवाह कैसा रहेगा, समुद्र से स्थल की ओर। तो ग्रीष्म काल में आप देखेंगे कि जो जल से स्थल की ओर जो हवाएं चल रही है उसे हम कहते हैं समुद्री समीर। ठंड के दिनों में स्थल का जो ताप है ये कम होता है, दाब क्या होता है, ज्यादा। हमने आपको बताया था एक बहुत बढ़िया फैक्टर रहता है कि ठंड में जो पृथ्वी है वो अपने अंदर की ऊर्जा को वायुमंडल में छोड़ देती है, याद है, इसे हमने कहा था एल्बिडो इफेक्ट। इसी कारण यहाँ का ताप जो है बहुत कम हो जाता है और जल की में जो ताप का मान है वो अभी ज्यादा है। तो यहाँ दाब क्या हो जाएगा बेटा, कम। अब आपको देखिए ज्यादा दाब से कम दाब की ओर वायु प्रवाह रहता है। तो अब वायु प्रवाह कैसे चलेगा, ये स्थल से जल की ओर, इसलिए इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। लैंड से चल रही है इसलिए लैंड ब्रीज, और ये सी से चल रही है इसलिए सी ब्रीज। ठीक है, ये लैंड से चल रही है तो लैंड ब्रीज, ये सी से चल रही है तो सी ब्रीज। ठीक है, आइए घाटी समीर और पर्वत के समीर को, मतलब हम वैली एंड माउंटेन ब्रीज को देखते हैं। देखिए यह है पर्वत और यहां है घाटी। सेम यहां पर भी बना लेते हैं, ये पर्वत है और इधर आपको मिलेगी घाटी। अब देखिए जब हम घाटी समीर की बात करते हैं तो क्या होता है, जब दिन का समय रहता है, दिन का समय है या जो है ग्रीष्म ऋतु हमें मिलती है। ठीक है, हम समर्स के दिन की बात कर रहे हैं, समर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना दिन या समर्स की जब बात करेंगे तो डायरेक्ट इंसोलेशन, मतलब सूर्य या सन का जो प्रकाश है वो सीधे कहां पड़ रहा है, पर्वतीय क्षेत्र पे। ठीक है, अब इस कारण यहाँ क्या हुआ कि पर्वतीय क्षेत्र के जो पीक्स हैं, जहां टॉप एरियाज हैं, यहां पर तापमान क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा, और दाब क्या हो जाएगा, कम। और वहीं हम घाटी की बात करेंगे तो बेटा यहां पर ताप क्या है, जो है कम है, और दाब क्या है, ज्यादा। तो हमें तो यहां अब वायु दाब में जो है अंतर दिख गया, और जैसे ही अंतर दिखा आपको याद होना चाहिए कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु प्रवाह चलने शुरू हो जाता है। इसी वजह से बेटा हम जब देखते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी बढ़ जाती है ना, तो एक पवन प्रवाह घाटी से कहां चलता है, माउंटेन्स के या पर्वतों के शिखर की ओर, और जैसे यह प्रवाह
ये ढलान से ऊपर की ओर जाता है, पर्वतीय ढलान से जैसे ही ऊपर की ओर चढ़ता है, कंडेंस होकर, संघनित होकर बादलों का निर्माण करके यहां पर वर्षा होती है। और जिस तरफ से जो है वायु प्रवाह आ रहा है, इससे विंडवर्ड डायरेक्शन कहते हैं और इसे लीवर्ड जो, तो विंडवर्ड और लीवर्ड डायरेक्शन कहा जाता है। मतलब यहां से पवन जिस तरफ से आ रही है, यहां आपको वर्षा की मात्रा ज्यादा मिलेगी और इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाएगा। हम वो वर्षण में देखेंगे। अब ये हो गई आपकी वैली ब्रीज। ये क्या हो गई बेटा? वैली ब्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं पर्वत या माउंटेन ब्रीज की। माउंटेन ब्रीज ये देख लेते हैं बेटा, माउंटेन ब्रीज कैसे होती है। अब जब हम रात की बात करेंगे या हम कोल्ड सीजन की बात करते हैं, ठीक है, विंटर्स की बात करते हैं, तो अब क्या हुआ, आप देखेंगे कि यहां पर पर्वतीय क्षेत्र जिनके ऊपर आइस कैप रहते हैं, ये बहुत बढ़िया मात्रा में जो है अल्बिडो इफेक्ट करते हैं। मतलब जो बर्फ है वो बहुत ज्यादा अपने जो ऊर्जा उसके ऊपर आई थी उससे वापस पुनः वायुमंडल में निष्कासित कर देती, छोड़ देती। तो यहां जो तापमान है वो तेजी से बेटा नीचे गिर जाता है और दाब क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा ऊर्जा को वायुमंडल में छोड़ने के कारण ताप कम हो गया, दाब बढ़ गया। अब इसी वजह से, और यहां पर ताप क्या है बेटा, ज्यादा है, दाब क्या है, कम। अब तापमान ज्यादा है तो दाब कम है। अब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु प्रवाह चलता है और ये ठंडी वायु प्रवाह वर्षा का कारण तो नहीं बनती, मगर यहां घाटी पर आएगी। और आप ऐसी स्थिति में कई बार टेम्परेचर इन्वर्शन कंडीशन भी देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी माउंटेन ब्रीज और ये हो गई आपकी वैली ब्रीज। मानसूनी पवन। अब मानसूनी पवन की जब भी हम बात करेंगे तो इसे ऐसे समझते हैं, हमारे वहां मानसून आता है, एक आता है बेटा ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून, भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून को समझते हैं, जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं ग्रीष्मकालीन का, या अराइवल ऑफ मानसून भी कहा जाता है। और एक हमारा होता है, ठीक है, शीतकालीन बेटा, शीतकालीन मानसून, जिसे हम रिट्रीट ऑफ मानसून भी कहते हैं, विड्रॉवल ऑफ मानसून भी कहते हैं, या नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये मानसूनी पवनों के कारण ही ये है संभव हो पाता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स को भी यहां पर देखेंगे। ठीक है, एक डायग्राम यहां बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, देखते हैं क्या स्थिति बनती होगी कि जब ग्रीष्म काल का समय चल रहा होगा, मतलब हम मई और जून की अगर बात करें तो क्या होता है बेटा, मई या जून की अगर विषय की बात करें तो यहां हमारे उत्तर भारत में ताप क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। क्या बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र। इसके कई कारण है, डायनेमिक फैक्टर है, स्टैटिक फैक्टर है, वो हम सब बाद में जब हम भारत के मानसून की तरफ चलेंगे तो समझेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि सूर्य की स्थिति, ठीक है, उत्तरायण होने पर जो सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से कर्क रेखा के ऊपर होती है, तो ITCZ बेल्ट मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बेल्ट भी नीचे से ऊपर की ओर जो है ऊपर आ जाता है। और इसी वजह से क्या होता है, अब यहां हो गया है निम्न वायुदाब। अब समुद्र से आने वाली हवाएं जो हमने अभी सी ब्रीज देखी थी, वो किस तरफ चलने लगती है, वो भारत की ओर चलने लगती है। तो भारत को आपको यहां पर मिल जाता है मानसून, जो आपको दोनों तरफ से देखने को मिलेगा। एक अरेबियन सी से मतलब अरब सागर से मानसून की शाखा मिलती है, एक कहां से मिलती है बेटा, बे ऑफ बंगाल से। तो हमारा दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। इस तरफ लगभग 65% वर्षा इस साइड से होती है और इधर से होती है 35% वर्षा, और टोटल हमें 75% जो है ग्रीष्मकालीन मानसून से मिलती है। शीतकालीन मानसून की बात करेंगे क्योंकि पवनों का प्रवाह अब बदल जाएगा। अब ठंड की बात है, नवंबर का महीना है या दिसंबर का महीना चल रहा है। अब
साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवन प्रवाह ने यहाँ के तापमान को क्या कर दिया है, कम, और दाब क्या हो गया है, बढ़ गया है। और उसी तरह से जो सूर्य की स्थिति थी अब वो दक्षिण गोलार्ध की ओर हो चुकी है, वहां ताप बढ़ रहा है और दाब क्या हो गया है, कम। तो अब जो पवन प्रवाह होगा वो कैसे होगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरह, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। चूंकि ये पवन प्रवाह लैंड से वाटर की तरफ है इसलिए शुष्क है, ठंडा है, इसलिए इससे वर्षा नहीं होती। मगर जैसे ही ये पवन प्रवाह बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचता है, यहां से वो नमी को धारण कर अपने दाईं ओर मुड़कर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को जो है भिगो देता है या वहां वर्षण का कारण बनता है। तो लौटते हुए मानसून के कारण सिर्फ आपको तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा मिलेगी। आइए चलते हैं स्थानीय पवनों की ओर। स्थानीय पवनें वो पवनें होती हैं जिनका प्रभाव जो है वो थोड़े समय के लिए होता है, मगर ये प्रभाविता बहुत ज्यादा लेकर आती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा लू। भारत के जो ग्रीष्मकालीन समय जो चलता है हमारा, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी गर्मियों का ही मौसम है, और इसी वजह से आपने एक पश्चिम से आने वाली गर्म और शुष्क पवन के बारे में सुना होगा, ये है लू। क्या कहलाती है बेटा, लू। और जैसे चिनुक, आपने नाम सुना होगा, पूछा जाता है बेटा चिनुक, ठीक है। फिर है बेटा फॉन, सिराको। आइए बताते हैं आपको। चिनुक को कहा जाता है बेटा आइस ईटर। क्या कहते हैं इसे, आइस ईटर। और फॉन को कहते हैं ग्रैप विंड, मतलब अंगूरी हवा भी कहा जाता है। सिरको को कहते हैं, ये ब्लड रेन के लिए जिम्मेदार होती है, तो इससे जो है खूनी वर्षा होती है। समझते हैं चिनुक की जब भी बात की जाती है तो ये आपको कहाँ मिलेगी, रॉकी पर्वत पर। कहाँ मिलती है बेटा, रॉकी पर्वतमाला। मतलब ये हवा जो है रॉकी पर्वतमाला से जब नीचे की ओर उतरती है, गर्म वायु प्रवाह है, तो नीचे पेरिस मैदान, जो प्रेरिस मैदान है, वहां पर जमी हुई बर्फ को पिघला देती है। इसीलिए वहां के लोकल्स ने इसे नाम क्या दिया है, आइस ईटर, अर्थात बर्फ भक्षक हवा। और ये कहां मिलेगी आपको, रॉकी पर्वतमाला से नीचे की ओर जो वायु प्रवाह होता है। तो ये गर्म स्थानीय पवन है। फॉन की बात करते हैं, इसे अंगूरी हवा या ग्रैप विंड कहा जाता है। ये आपको कहां मिलेगी बेटा, ये यूरोप में मिलती है, एल्प्स पर्वत पर। यूरोप में एल्प्स पर्वत पर बहने वाली ये गर्म हवा जैसे ही मैदानी भागों में आती है, मैदानी भागों में होने वाली अंगूर की खेती को एक प्राकृतिक गर्मी देकर उन्हें पका देती है। और इस तरह से नेचुरल पके हुए जो ग्रेप्स होते हैं उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको याद रखना है फॉन को कहा जाता है अंगूरी हवा। सिराको ये ब्लड रेन है, ये आपको अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में सहारा से भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य सागर की ओर जाते हुए मिलती है। चूंकि सहारा के उत्तरी क्षेत्र में आपको लाल धूल के कण मिलते हैं और यह हवा लाल धूल के कणों के साथ जैसे ही भूमध्य सागर की नमी से मिलती है, तो भूमध्य सागर की नमी और लाल धूल के कण जब आपस में मिलते हैं तो एक संघनन की क्रिया से लाल बूंद का निर्माण करते हैं, और मानो ऐसा लगता है जैसे आसमान से खून टपक रहा है। इसीलिए इसे कहते हैं ब्लड रेन। है तो ये हवा, पर इसे क्या कहा जाता है, ब्लड रेन कहा जाता है। ठीक है, आइए वर्षण पे चलते हैं। बहुत जरूरी है, ग्रीष्म ऋतु के बाद हमें बड़ा जो है इंतजार रहता है वर्षा ऋतु का। तो वर्षण होता क्या है, प्रेसिपिटेशन इसे कहा जाता है। तो प्रेसिपिटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन, कि वायुमंडल में जो मौजूद जल वाष्प है, मतलब जो वाटर वेपर है विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, संघनित होकर, कंडेंस होकर तरल या ठोस बन जाते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, ड्यू टू कंडेंसेशन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। अब लिक्विड रूप में रहेंगे तो जैसे वर्षा, सॉलिड रूप में रहते तो जैसे आपको स्नो या हिमपात होता है, ओला, हेलस्टॉर्म, बूंदाबांदी जैसे ड्रिजल। ये सब वर्षण के ही प्रकार है। ये सब क्या है, वर्षण के ही प्रकार। तो याद रखिएगा, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प के संघनित होकर तरल या ठोस में बदलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्षण। आइए वर्षण के प्रकार को समझते हैं। हम वर्षण के प्रकार में सबसे पहले आती है बेटा संवहनीय वर्षा,
दूसरी आती है पर्वतीय वर्षा या पर्वतीय वर्षण, और तीसरी होती है वाताग्री वर्षण। संवहनीय वर्षण किस तरह से होता है, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यह है पृथ्वी की सतह, और अगर यह वार्म है या गर्म है, ठीक है, अगर गर्म पृथ्वी की सतह में या सतह पर जैसे संपर्क होता है, किसका संपर्क होता है, एक ऐसी हवा जिसमें आर्द्रता है, ये आर्द्र हवा की बात हो रही है, ठीक है, मतलब यहां पर ह्यूमिड एयर है। अब जैसे ही यह आर्द्र हवा जो है संपर्क में आती है, पृथ्वी की सतह से संपर्क में आती है, यह गर्म होकर हल्की होकर कहां, ऊर्ध्वाधर गति करती है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। जैसे ये हवा, अगर आर्द्र हवा जब भी गर्म सतह, पृथ्वी की गर्म सतह के संपर्क में आएगी, तो ये गर्म होकर हल्की होकर ऊर्ध्वाधर गति मतलब वर्टिकल जो है मूवमेंट करती है। और लैप्स रेट के कारण, आपको मालूम है लैप्स रेट मतलब जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर की ओर जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। तो लैप्स रेट के कारण जैसे ही ये ऊपर पहुंचती है, संघनित होकर बादल का निर्माण करती है, और बादल में जब नमी ज्यादा हो जाती है तो हमें वर्षण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब इस तरह का संवहनीय वर्षण आपको कहां देखने को मिलता है, जहां तापमान ज्यादा रहता होगा, जैसे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, बेटा कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा, मतलब जहां सूर्य की किरणें लंबवत परपेंडिकुलर पड़ती है सनरेज, जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, हाई इंसोलेशन होता है, रेडिएशन, डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम द सन ज्यादा होता है, वहां आपको संवहनीय वर्षा ज्यादा देखने को मिलती है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं भूमध्य रेखा हो गई, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों ही जगह पर वर्षण ज्यादा होता है, पर सबसे ज्यादा वर्षण आपको भूमध्य रेखा पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब पर्वतीय वर्षण की बात करेंगे, क्या स्थिति बनती है पर्वतीय वर्षण में, ये देखते हैं। ये जैसे पर्वत है, ठीक है, और ये नेचुरल बैरियर का काम करते हैं, ये पवन है, ठीक है। अब जैसे ही पवनें जो हैं पर्वतीय क्षेत्र से टकराती है, मतलब एज ए नेचुरल बैरियर पर्वत जो है इनके सामने आता है, तो पवन जो है वो स्लोप से होते हुए, मतलब इन्हीं के स्लोप से, पर्वतों के स्लोप से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करती है, मतलब ऊर्ध्वाधर गति करती है। जैसे ही पवन पर्वतों के पीक जेनिथ पॉइंट पर या शिखर पर पहुंचती है, यहां तापमान में कमी होने के कारण यह बादल का निर्माण कर लेती है। क्या कर लेती है बेटा? क्लाउड फॉर्मेशन कर लेगी। और जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन होगा, आपको मालूम है नमी बढ़ने से, हमने वर्षण की क्रिया बताई, तो इस तरफ जिधर से पवन आ रही है, इधर जिसे विंड वर्ड डायरेक्शन कहते हैं, यहां वर्षा जो होगी बेटा ज्यादा होगी। और ये जो है, जो दूसरी तरफ हम कहते हैं जिसे लीवर्ड डायरेक्शन कहा जाता है, यहां बन जाता है रेन शैडो एरिया बेटा, रेन शैडो एरिया, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये रहा पर्वतीय स्थिति। इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे कि हमारे हिमालय का जो दक्षिण सिरा है, मतलब जो साउथ वर्ड है, वहां हमें ज्यादा वर्षा मिलती है, और जो उसका उत्तरी सिरा है हमारे हिमालय का, वहां हमें वर्षण कम मिलता है, क्योंकि विंड की डायरेक्शन दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो पहले जो वर्षण हो गया सबसे ज्यादा, वो दक्षिणी सिरे पर ज्यादा होता है। वाताग्री वर्षा आपको कहां मिलती है? ये मिलती है बेटा कोस्टल प्लेन्स में, आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ये इसे चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं। ये भी आप देख लीजिएगा, इसे क्या कहा जाता है बेटा? चक्रवाती वर्षा भी कहा जाता है। आइए समझते हैं कैसे होती है चक्रवाती स्थिति या वाताग्री स्थिति। कब बनती है? जब देखें, ये हमारा स्थलीय भाग हो गया और ये हमारा जलीय भाग हो गया। अब स्थल से जो जल की ओर चलती है हवाएं, ये गर्म होती है बेटा। ये हवाएं कैसी होती हैं? गर्म होती है। और वहीं जल से स्थल की ओर जाने वाली जो हवाएं होती हैं, ये कैसी होती हैं? ठंडी होती है। ये होती है गर्म। ठीक है, तो गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं जब आपस में मिलती हैं, तो ये पूर्ण रूप से एक दूसरे से ना मिलते हुए एक दूसरे के स्लोप के अकॉर्डिंग गति करती है, और इनके मध्य एक फ्रंटल कंडीशन बनती है, मतलब जिसे हम वाताग्र की स्थिति बोला जाता है। और ऐसी वाताग्र की स्थिति में जब गर्म हवा
शीतल हवा के ठीक ऊपर की ओर गति करती है तो वो तुरंत संघनित होकर वर्षा का जो है या वर्षण के रूप में नमी को नीचे लेकर आती है। तो ऐसी स्थिति में आपको चक्रवाती, क्योंकि चक्रवात के साथ वर्षा आती है, तूफानी वर्षा होती है, इसलिए इसे वाताग्री या फ्रंटल रेनफॉल कहा जाता है। यह आपको समुद्री क्षेत्रों पर, मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे भारत में ये दोनों ही तरफ, जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, दोनों तरफ आपको इनका जो है प्रभाविता देखने को मिलती है, पर ज्यादातर बे ऑफ बंगाल में चक्रवाती वर्षा ज्यादा देखने को मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला स्थान, विश्व में सबसे वर्षा वाला स्थान, सबसे ज्यादा जहां वर्षा होती है, और विश्व में सबसे सूखा स्थान कौन सा होगा, जरूर कमेंट करके बोलिएगा। ठीक है, वर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब ऐसे क्या कारण हैं जो वर्षण को प्रभावित करते हैं? देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्षा कहां ज्यादा होती है, कहां कम, इसके लिए क्या क्या कारक होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह याद रखना होगा कि अक्षांशीय स्थिति क्या बन रही है, मतलब किस तरह से अक्षांशीय स्थिति जो है वो प्रभावित कर रही है। तो चलिए देखते हैं, विषुवत रेखा से दूरी, विषुवत रेखा से दूरी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा विषुवत रेखा से दूरी बढ़ती चली जाएगी, वर्षण कम होता चला जाएगा। अर्थात देखते हैं, जैसे ये है 0 डिग्री, तो जितना ज्यादा हम, और यह है 90 डिग्री अक्षांश, तो जितना ज्यादा हम विषुवत रेखा के करीब होते हैं उतना ज्यादा वर्षण होता है, और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं वर्षण की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। इसे भारत के संदर्भ में समझते हैं, भारत के संदर्भ में समझते हैं। ठीक है, क्या होता है आप देखेंगे, यह है हमारा केरल और इधर आपको मिलता है लद्दाख। अब लद्दाख जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट और यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, हम अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो ये ज्यादा करीब है। तो आप देखेंगे कि केरल में जो औसतन वर्षा होती है वो लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास, और लद्दाख में आपको बिल्कुल ही कम, मतलब 25 सेंटीमीटर के आसपास जो है वर्षा मिलती है। तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ा रहे हैं वर्षण की मात्रा जो है कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। समुद्र से दूरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र से दूरी की बात करते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सी। बेटा, समुद्र से दूरी की जब बात करेंगे तो अगेन हम यही भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि जैसे मुंबई, ठीक है, और हम भोपाल की बात करते हैं। ठीक है, तो मुंबई जो है तटीवर्ती क्षेत्र है, भोपाल एक लैंडलॉक्ड स्टेट के अंदर आता है, मतलब मध्य भारत में आता है, मध्य प्रदेश में। तो अब क्या हुआ कि मुंबई में होने वाली वर्षा और भोपाल में होने वाले वर्षण में अंतर आ जाएगा। जैसे जैसे हमारी दक्षिण पश्चिम प्रवाह जो है ऊपर की ओर बढ़ता है तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है बेटा वो कम होना शुरू हो जाता है। यहां सबसे ज्यादा, फिर धीरे 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 ऊपर जाते हुए आपको वर्षण की मात्रा कम मिलेगी। तो समुद्र की दूरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, उच्चावचीय या धरातलीय अवरोध की बात करते हैं। धरातलीय अवरोध, अवरोध की बात करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पवन प्रवाह, जो आर्द्रता लेकर पवन प्रवाह चल रहा है, उसके सामने अगर धरातलीय अवरोध मिलता है तो उन पर्वतों से टकराकर वो ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर गति करती है और वर्षण फिर उन्हीं मैदानी इलाकों में होता है। मतलब अगर हम हमारे हिमालय क्षेत्र की बात करें, हिमालय क्षेत्र की बात करें तो नीचे से आने वाला जो दक्षिण पश्चिम प्रवाह है बेटा, वो हिमालय पर्वत श्रृंखला से टकराकर अराकान योमा के कारण वो वेस्टर्न मूवमेंट करता है और वर्षा जो है हमारे गंगा यमुना या ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ज्यादा होती है। ये आपको याद रखना है बेटा अच्छे से। ठीक है, प्रचलित पवने, अभी हमने बताया कि पवनों का कितना इंपॉर्टेंस है। प्रचलित पवने ये बहुत अच्छे से समझेगा, हमने
ओशनोलॉजी में भी समझाया था। प्रचलित पवनों में मैं ट्रेड विंड की बात करता हूं कि ट्रेड विंड का जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर होता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर। ट्रेड विंड अपने साथ गर्म समुद्री सतही जल को, गर्म समुद्री सतही जल को मतलब वार्म ओशन वाटर को ईस्ट से वेस्ट तरफ गैदर कर देती है, और गैदरिंग ऑफ वार्म वाटर राइजेस द टेम्परेचर। जैसे ही ये गर्म पानी एक जगह एकत्रित होता है तो वहां के तापमान के बढ़ने के कारण वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और अब जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया है तो हवाएं वहां आके कन्वर्ज होंगी, और कन्वर्ज होने के कारण जैसी गर्मी है तो वो ऊर्ध्वाधर गति करेंगी, और ऊर्ध्वाधर गति करने के कारण संघनित होकर वर्षण करती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रचलित पवनें जो है वो वर्षा को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये भी बताया था। महासागरीय धाराएं, ठीक है। तो महासागरीय धाराओं का आप याद रखेंगे कि जो ओशन करंट होते हैं वो कोल्ड एंड वार्म होते हैं, मतलब गर्म और ठंडे दोनों होते हैं। तो जहां वार्म करंट पहुंचता है वहां तापमान बढ़ जाता है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और वर्षण की क्रिया ज्यादा होती है। जहां कोल्ड करंट पहुंचता है, जहां पर शीत जो है समुद्री धारा पहुंचती है, वहां के तापमान में गिरावट आती है, उच्च वायुदाब बनता है, और वहां अधिक हाई प्रेशर के कारण जो है वर्षण की क्रिया ना के बराबर होती है, ठीक है, क्योंकि वहां से हवाएं कहीं और के लिए निकल जाएंगी। बादल की बात करते हैं। अब हमने वर्षण की बात कर ली तो बादल की बात करना बनती है। बादल क्या होते हैं? क्या होते हैं क्लाउड? अभी हमने बताया कि वायु संघनित होकर बादल का निर्माण कर रही है। वही वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जल कणों या हिमकण के समूह जिनका निर्माण वायुमंडल में अंतर्निहित जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप होता है, इसे ही क्या कहते हैं? हम बादल कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं बेटा? हम बादल कहते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जलकण या हिमकणों के समूह जिनका निर्माण वायुमंडल में अंतर्निहित जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप होता है, इसे हम क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। मतलब वर्षण तो हम बादल से ही होना है, ठीक है। वर्गीकरण स्वरूप के आधार पर देखते हैं बेटा, स्वरूप के आधार पर और ऊंचाई के आधार पर। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड इज ऑन टू बेसिस। स्वरूप के आधार पर देखते हैं तो आपको पक्षाभ मेघ सीरस क्लाउड, कपासी मेघ क्यूमुलस क्लाउड, स्तरी मेघ स्ट्रेटस क्लाउड, और वर्षा मेघ निम्बस क्लाउड। याद रखिएगा, निम्बो या निम्बस कहीं पर भी शब्द आया मतलब वो वर्षा मेघ की बात हो रही है। और ऊंचाई के आधार पर बेटा, उच्च मतलब जो 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की अपने सतह से ऊपर बनते हैं। मध्य जो 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। और निम्न बेटा जो सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, इसे निम्न मेघ, मध्य मेघ और उच्च मेघ कहते हैं। आइए चलते हैं, सबसे पहले स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण को समझते हैं। तो सबसे पहला जो है पक्षाभ मेघ आ रहा है। देखिए पक्षाभ आपको बिल्कुल पक्षियों के पंख की तरह दिखते हैं। पक्षाभ मेघ कैसे दिखते हैं बेटा? पक्षियों के पंख की तरह। इसे मोती की माला कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मोती की माला। देखिए हमने डायग्राम के थ्रू बनाया। सीरस क्लाउड कहते हैं बहुत अधिक ऊंचाई पर बनते हैं, बहुत पतले होते हैं, और ये साफ मौसम के जो हैं इंडिकेटर होते हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मोती की माला कहा जाता है, बर्फ के क्रिस्टलों से होता है। कपासी मेघ देखिए आपको गोभी की फूल की तरह दिखते हैं। कपासी ये आपको साफ मौसम में ज्यादा दिखाई देते हैं। क्यूमुलस कहा जाता है बेटा, इन्हें क्या कहा जाता है? क्यूमुलस कहा जाता है। गुंबदाकार या फूल गोभी का आकार होता है। कैसे बोलते हैं इसे? गुंबदाकार या फूल गोभी, जिनका बेस जो होता है वो फ्लैट होता है। बेस क्या होगा इसका? फ्लैट, और ऊपर आपको गुंबद की तरह दिखते हैं। फिर स्तरी मेघ स्ट्रेटस दिखते हैं। इनका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ज्यादा होता है, वर्टिकल एक्सटेंशन कम होता है। मतलब ऊर्ध्वाधर विस्तार कम, ठीक है, और क्षैतिज विस्तार क्या होगा? ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा लेंथ में होते हैं, ठीक है। सन को कवर कर लेते हैं, आपने सुना होगा सन को कवर कर लेते हैं। बादल काफी विस्तृत होते हैं, ठीक है।
क्लियर। फिर वर्षा मेघ, देखिए काले घने बादल के रूप में वर्षा मेघ दिखाई देते हैं। अधिक आर्द्रता होने के कारण जो है ये सतह के काफी नजदीक होते हैं, इनका निर्माण सतह के करीब होता है और इसी वजह से क्या मिलती है आपको, वर्षा मिलती है। इसी वजह से क्या मिलती है, वर्षा मिलती है। बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब हम आ रहे हैं हाइट के हिसाब से। हमने देखा कि ये जो हाइट के हिसाब से मतलब 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर और यहां 0 से 2 किलोमीटर के मध्य आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां हमने लिखा है सीरोस्ट्रेटस, सीरस, सीरोक्यूमिलस, ठीक है। फिर मिडिल में देखते हैं निम्बो अल्ट्रोस्टेटस एंड अल्टोक्यूमिलस। फिर हम लो में देखते हैं ये नंबर 1 निम्बोस्टेटस, स्टेटस, स्टेटोक्यूमिलस, क्यूमिलस और क्यूमिलोनिम्बस। ये जो है इसकी ऊंचाई नीचे से काफी ऊपर तक चली जाती है, ठीक है। क्यूमिलोनिम्बस ये आपको कब, जब वायु जो है तेजी से ऊर्ध्वाधर गति करती है तो आपको ज्यादातर क्यूमिलोनिम्बस से वर्षा होते हुए मिलेगी। इनकी ऊंचाई नीचे 2 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। तो आप देखिए ये आते जरूर है नीचे लो लेवल पे, बनावट यहीं से शुरू होती है, काफी लंबी दूरी है तय कर लेते, ऊर्ध्वाधर गति ज्यादा होती है। क्यूमुलस, स्ट्रेक्यूमुलस, बस इतना याद रखिएगा कि वर्षा के लिए 2 ही जिम्मेदार हैं, निम्बोस्ट्रेटस और क्यूमिलोनिम्बस, ठीक है। तो ये रही हमारी आज के विषय से संबंधित सारी जानकारी। अगली क्लास में मिलेंगे और हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।